सो हेलो दोस्तों, कल हमने आपको फ्री फॉल तक बताया था पिछले क्लास में या फिर पिछले लेक्चर में। तो आज हम आपको एक क्वेश्चन कराने वाले हैं और उसके आगे भी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और बच्चों, आप लोग 9th क्लास में हैं तो आप लोग को इतना ज़्यादा सोचना नहीं है कि हम इतना स्लो क्यों चल रहे हैं, फास्ट क्यों नहीं चल रहे हैं। बच्चों, आप 9th में हैं, आपके पास बहुत टाइम है, आप आसानी से चीज़ों को समझिए। स्पीड में बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। बच्चों समझिए आप, है ना, आसानी भाषा में आप समझिए। बच्चों, आप टेंशन लेने के लायक नहीं है, मतलब टेंशन क्यों लेना है। 9th क्लास में कोई ऐसा हार्ड आता नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें समझ में आना चाहिए और समझ में आना चाहिए भले ही टाइम कितना ज़्यादा लगे। ओके, तो चलिए बताता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिए बच्चों। कल ही तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मैंने बता रखा था, तो करना पड़ेगा आपको। कैसे कर सकते हैं, चलिए बताता हूँ। तो ये मास है, अर्थ का मुझे मास दे दिया है, मून का भी मास दे दिया है, ठीक है, केजी में। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी मुझे दे दिया है। तो कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय अर्थ ऑन मून। होता ना, दो ऑब्जेक्ट है तो इसमें बोल रहा है कि दोनों का मास दे दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे दिया। तो ये अर्थ जो होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाएगा बच्चों, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो पीछे बताया मैंने कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने जो पढ़ा बच्चों, उसमें क्या पढ़ा, दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उन दोनों एक दूसरे पे एक फोर्स एग्जर्ट करते हैं, उसको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी हम लोग बोले थे। और वो क्या होता है, दोनों मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नीचे जो डिस्टेंस आता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी को चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके 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 ओके। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि ये क्या दिया हुआ है। मुझे मास दे दिया है किसका, अर्थ का। मास ऑफ अर्थ मुझे पता है, मास ऑफ अर्थ वो है 6 × 10⁻24 kg है बच्चों। आपको खुद से भी करना है। और मुझे मास ऑफ मून भी दे दिया है। मास ऑफ मून क्या है बच्चों, वो है 7.4 × 10⁻22 kg। देखिए दोनों का मास कितना ज़्यादा होता है बच्चों। और दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस भी दे दिया है। कितना डिस्टेंस दिया है, ये वाला है ना, 3.8 × 84 × 10⁵ किलोमीटर। देखिए बच्चों, जो दिया है उसको लिख लेना है। और फोर्स एग्जर्टेड पूछ रहा है, मुझे पता है जी का वैल्यू क्या होता है, कल ही बताया था मैंने बच्चों। जी होता है 6.7 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स मुझे पूरा फार्मूला पता ही होगा, क्या होता है फोर्स का, जी एम, मतलब ये मान लेते हैं एम 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 ई, वही मास ऑफ मून मास ऑफ अर्थ अपॉन बी का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। यही तो कल बताया था। तो जी का वैल्यू रख दिए 6.7 × 10⁻−11 इंटू मास ऑफ मून, दैट इज 7.4 इंटू 10⁻22 इंटू 6 × 10⁻24 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 3.84 इंटू 10⁵ का होल स्क्वायर बच्चों। ये तो कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही हमको लग रहा है यहाँ पे। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे मैं तो कैलकुलेट करूँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा बच्चों। तो आप खुद से इसको कर सकते हैं, है ना। जितना भी आए उसको कमेंट में कर दीजिए कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, मैं आपका कमेंट देखूँगा। ओके, तो आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। समझना जरूरी है बच्चों, आंसर तो आ जाएगा अगर आपने सही तरीके से किया है तो। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जो हमने फ्री फॉल में आपको बताया कि जब कोई रेजिस्टेंस नहीं लगता है, जैसे एयर का रेजिस्टेंस उसमें नहीं लग रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है तो उस पर लग क्या रहा है, जो नीचे गिर रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तभी तो वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों, तो उसी को हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देखिए इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। इसका वैल्यू ये अभी देख लीजिए आप लोग, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है बच्चों। और कहीं कहीं पे इसको अगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना होता है ना, तो वो हम लोग ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। आप कहीं कहीं पे सोल्व कीजिएगा तो इतना लेना पड़ेगा कभी कभी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, तो जी का फार्मूला भी बताते हैं आपको आगे। कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एम होता है मास ऑफ अर्थ, आर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। ये सब क्या है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इधर मुझे कुछ वैल्यू दिया है, जी का, मास ऑफ अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ का। ओके 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 ओके,
ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे होता है। जब मैंने आपको बताया पीछे, कल ही बताया था बच्चों, कि जो उसमें हमने पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो क्या हो अगर उनके बीच में एक अर्थ आ जाए। देखिए मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए एक बहुत बड़ा है ऐसे, और एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है ऐसे, ठीक है। ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ए है और ये अर्थ है ई है, ये अर्थ है बच्चों, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे ऐसे गिरेगा इस पे अर्थ के ऊपर, हम तो ये जानते हैं नीचे गिरेगा ऊपर से। ऑब्वियसली हम ये चीज़ लेकर चल रहे हैं कि नो एयर रेजिस्टेंस, नो एयर रेसिस्टेंस। बच्चों एयर रेजिस्टेंस मुझे नहीं लेना होगा, क्योंकि एयर जैसे नॉर्मली तो हम लोग देख रहे हैं एयर है, लेकिन हमें नहीं लेना होगा बच्चों। क्यों नहीं? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस लेंगे तो ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स आ जाएगा, वो रेजिस्टेंस एयर का आ जाएगा। जैसे एयर ऐसे लगेगा ऊपर की तरफ, एयर तो सभी तरफ बह रहा है ना, तो इसका फोर्स भी ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं लेंगे तो डायरेक्टली हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। एज्यूम करना है, ये एज्यूम तो करना ही पड़ेगा, फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो चलिए नो एयर रेजिस्टेंस लेकर बनाते हैं हम इसको। तो ये ऑब्जेक्ट, इसका मास मान लेते हैं एम है, और इसका ऑब्जेक्ट का मास कैपिटल एम है, ओके। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मुझे पता है बच्चों, इसके सेंटर तक, इस सेंटर है बच्चों, मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ठीक है। ये इसका आर होगा रेडियस, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का इसका ऐसे करके ये भी डिस्टेंस है। देखिए हम तो सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं ना बच्चों, इसका सेंटर मान लेते हैं ये वाला था, और इसका सेंटर ये वाला था। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया, इसको मैंने डी ले लिया बच्चों, ठीक है, ओके। तो अब फोर्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जी कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम ये वाली, डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, मतलब दोनों के डिस्टेंस लेते हैं कहाँ से, सेंटर से बच्चों। ये सेंटर है इसका और ये सेंटर है इसका, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यही होगा ना। हम ये नहीं लेंगे, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा बच्चों डी, इसीलिए हम यहाँ पे डी लेंगे। आया समझ में, डी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया बच्चों, क्या पता चल गया कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं। एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये कुछ वेलोसिटी से गिर रहा होगा, है ना, ये कुछ वेलोसिटी से गिर रहा होगा। तो वेलोसिटी आने के बाद इसमें तो एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, और एक्सेलरेशन बच्चों कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही हो जाएगा ना। मान लेते हैं ये कुछ ए एक्सेलरेशन से गिर रहा होगा नीचे, है समझो बच्चों। मान लेते हैं ये कुछ ऐसे करके ए एक्सेलरेशन से ऐसे करके गिर रहा होगा, पता चला ए क्यों आया, ए कांस्टेंट होगा बच्चों। अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट ही तो रहेगा इसमें कोई और चीज़ काम ही नहीं करेगा, सिर्फ इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम कर रहा है, और कुछ काम कर ही नहीं रहा है। तो ये मान लेते हैं उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो हमें पता है अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एम ए का यूज करते हैं ना, मास इंटू एक्सेलरेशन का, फोर्स की जगह पे यूज करते हैं ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा पीछे, मैंने बता रखा है आपको। ये आ गया, तो दोनों फोर्स यहाँ पे, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो दोनों को हम इक्वेट करना चाहेंगे। तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, एम ए इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, ओके। ये आ गया हमारे पास। तो इसके बाद स्मॉल एम ये कट ही जाएगा, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया बच्चों, वो आया जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर। चलिए एक चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल ही गया, ठीक है। देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे गिरते गिरते, ध्यान से देखना है बच्चों, गड़बड़ाना नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे गिरते गिरते यहाँ पे आ जाए, ये ऑब्जेक्ट गिरते गिरते ऐसे ऐसे यहाँ पे आ जाए, तब क्या होगा। देखिए एक फिगर बना देता हूँ आपके लिए। देखिए मान लेते हैं वही ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट ए था, ऑब्जेक्ट ए गिरते गिरते यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये अर्थ था, इसका मास कैपिटल एम, इसका मास स्मॉल एम। अरे समझ मैंने कैसे किया, ये गिर रहा था बच्चों ऊपर से नीचे, तो यहाँ पे गिर के आएगा ना, ज़मीन पे तो रुकेगा ही गिरने के बाद, तो यहाँ पे ये रुक गया, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों। ये डिस्टेंस हम आर मानते हैं, ये वाली इसका रेडियस आर मानते हैं।
तो ये ऑब्जेक्ट का भी छोटा सा रेडियस होगा, लेकिन हम वो निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं, उसको निग्लिजिबल मान लेते हैं। अब छोटा सा रेडियस और यहाँ पे अर्थ का रेडियस तो बहुत बड़ा है बच्चों। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसका रेडियस थोड़ी लेंगे, इसका रेडियस मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, और अर्थ का रेडियस कितना किलोमीटर में है ना बच्चों। तो इसीलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम क्या लेंगे? आर ही लेंगे बच्चों, आर लेंगे। तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा तो क्या आएगा? यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाएंगे तो क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला जी, कैपिटल एम इसका, स्मॉल एम उसका मास, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, आर का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आर ही रहेगा। ओके, तो इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या करें बच्चों। और इसके आगे अगर मैं बताऊं तो फिर से F इक्वल टू इसमें ए में लगा देते हैं, ऐसे करके इसमें लगेगा, है ना। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको बार बार वैसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से इसको काटना, ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये जो F आया था, जैसे कि F यहाँ से इसको उसमें इक्वेट किए थे तो मुझे एक्सेलरेशन का वैल्यू ये मिला था, तो उसी तरीक़ा से अगर इक्वेट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आर यहाँ पे रेडियस है बच्चों, और एक्सेलरेशन को ही हम क्या लिखते हैं? जी कहीं कहीं पे लिखा जाता है, जी। हम कहीं कहीं पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जी। तो एक वहीं जी बोल दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जी बोल देंगे। ठीक है, तो इसको इक्वल टू में जी भी लिख सकते हैं। ओके, तो जी का फॉर्मूला आपको मिल गया बच्चों। सॉरी, यहाँ पे ये तो कट जाएगा ना, ये देखिए यहाँ पे अगर एम कट जाता है, ये जो एम था यहाँ से यहाँ कट गया था स्मॉल एम, तो इसका मतलब स्मॉल एम यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों, ये स्मॉल एम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, वो तो कट जाएगा ना आगे वहाँ पे। तो मुझे पता चल गया कि एक्सेलरेशन का फार्मूला ये आता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा आई थिंक। तो देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है ना, वो इसके मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये छोटा ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। उसका मास कितना भी होगा, उसका जी का वैल्यू वही आएगा, वो इंडिपेंडेंट है। क्या है? इंडिपेंडेंट है बच्चों, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जेक्ट मास। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट के मास पे ये डिपेंड ही नहीं करता है बच्चों, सिर्फ अर्थ के मास पे ये डिपेंड कर रहा है। ओके, सिर्फ अर्थ के मास पे ये डिपेंड कर रहा है, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ तक डिस्कशन करने के बाद हमें पता चला जी का वैल्यू यह है जी एम बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक अर्थ का मैंने फिगर भी लाया था। ये अर्थ ऐसा नहीं होता है, अर्थ थोड़ा इलिप्टिकल टाइप का होता है। ये तो आपने बचपन में सुना होगा, अर्थ पूरा गोला नहीं है, वो अंडा आकार है। तो ये अंडा आकार मैंने बनाया है। ठीक है, तो अगर ये सेंटर है बच्चों, अगर ये सेंटर है, मान लेते हैं अगर ये सेंटर है इसका, तो यहाँ पे ये रेडियस ये वाली है और यहाँ पे ये रेडियस ये वाली है। तो मुझे लग रहा है ये आर बड़ा है बच्चों ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे R1 बड़ा है R2 से, ये बड़ा है बच्चों। इलिप्टिकल है ना, इलिप्टिकल अंडा होगा तो यहाँ से डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे ज़्यादा दूर जाना पड़ रहा है और यहाँ कम दूरी जाना पड़ रहा है ना। ये ज़्यादा दूरी जाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस बढ़ गया है। अंडाकार है, गोल नहीं है, अंडाकार है। अंडाकार में देखिए, मतलब कहीं पे रेडियस ज़्यादा है, कहीं पे रेडियस कम है अर्थ का। तो जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा, मतलब आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो जी का वैल्यू कम होगा। जहाँ पे आर का वैल्यू ज़्यादा होगा, जी का वैल्यू कम होगा। मतलब आर अगर बढ़ रहा है तो जी कम हो रहा है, इन्वर्सली है ना। तो आर यहाँ पे R1 ज़्यादा है, मतलब इधर इक्वेटर होता है बच्चों। ये ऐसे जाता है तो ये इक्वेटर होता है, और ये पोल है, ये नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। ये सब पोल है बच्चों। तो पोल पे क्या होता है? जी का वैल्यू, पोल पे क्या होता है बच्चों? पोल जो है, पोल पे रेडियस का वैल्यू कम है, रेडियस का वैल्यू पोल पे कम है, तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। पोल जो है, पोल पे देखिए रेडियस कम है ना, ये कम है और ये ज़्यादा रेडियस है। तो जो कम रेडियस है, तो रेडियस कम है तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। आया समझ में? तो ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, और इधर इक्वेटर पे ऐसे करके, इक्वेटर पे इधर जी का वैल्यू कम होगा। आया समझ में बच्चों? इधर जी का वैल्यू ज़्यादा, इधर जी का वैल्यू कम।
लिख सकते हैं इक्वेटर पे। इक्वेटर मतलब ये वाली जो मैंने लाइन बनाया है बीच में ऐसे करके, यहाँ पे क्या होता है कि जी का वैल्यू कम होता है। और जब आप नॉर्थ पोल साउथ पोल पर जाएंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में जहाँ पे बर्फ़ है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे रेडियस कम होने के कारण यहाँ पे जी का वैल्यू बढ़ जाता है, बढ़ा जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आसानी से मैंने बताया आपको, कोई सा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, तो फैक्टर अफेक्टिंग जी, पहले जी का वैल्यू तो कैलकुलेट कर लेते हैं। जी का जो हमारा वैल्यू क्या आया है, मतलब जी का फॉर्मूला क्या आया है, कैपिटल जी का मतलब स्मॉल जी का, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो मैंने बताया यहाँ पे बच्चों, क्या बताया कि जी तो पता है, एम क्या होता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ होगा ना, मास ऑफ अर्थ होगा। और कैपिटल आर वैल्यू है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है बच्चों, ये भी पता है रेडियस ऑफ अर्थ। और जी का वैल्यू पता ही हमें 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, है ना, ये तो हमें पता ही है। और मास और ये हमें पता है, तो हम जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आएगा जी का वैल्यू, जी का वैल्यू रखते हैं 6.7, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू मास कितना होता है अर्थ का। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अर्थ का मास होता है बच्चों, मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24। अच्छा, 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई आर। रेडियस कितना होता है अर्थ का, अर्थ का रेडियस यहाँ पे बता रखे हैं हम लोग 6.4 इंटू 10⁻6, 6.4 इंटू 10⁻6, इसका स्क्वायर है बच्चों। देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल, हम अभी कैलकुलेट करेंगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 9.8 आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आता है जी का वैल्यू। ओके, यही आता है आपका जी का वैल्यू बच्चों। कहीं कहीं पे अप्रोक्सीमेट के लिए हम ले लेते हैं जी का वैल्यू, क्या ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना पड़ेगा कहीं कहीं पे बच्चों, है ना, कैलकुलेट करने के लिए आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे बोला रहा है फैक्टर अफेक्टिंग जी, जी को कैसे अफेक्ट किया जा सकता है, एल्टीट्यूड, हाइट, हाइट मतलब रेडियस, रेडियस को बढ़ा देंगे तो ये तो जी तो कम ही हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, जी विल इंक्रीज इफ़ आर विल डिक्रीज। ओके, ये बच्चों याद रखना है, ध्यान में रखना है ना। वही यहाँ पे समझा रहा है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, एज वी गो हायर जी डिक्रीजेज, है ना। जी, जी क्या होता है, जी अगर आर कम होता है तो जी बढ़ता है, लेकिन आर घट रहा है, एक और चीज़ लिख देता हूँ, और अगर जी घटेगा क्योंकि आर जब बढ़ेगा। दोनों में उल्टा सोचना है बच्चों, है ना, गड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ाना नहीं है। ओके, आप समझ रहे होंगे बच्चों। डेप्थ, एज वी गो इनसाइड द अर्थ, मतलब कि इनसाइड द अर्थ मतलब आर को डिक्रीज कर रहे हैं तो जी बढ़ जाएगा, है। एज वी गो इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ जाएंगे तो क्या होगा, आर का वैल्यू कम होगा, तो आर का कम वैल्यू होगा तो वैल्यू जी बढ़ेगा ना बच्चों। यहाँ पे डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए, आई थिंक इंक्रीज होना चाहिए। ओके, हो सकता है मिस्टेक हो गया हो। लैटिट्यूड बोल रहा है जी इज स्लाइटली हायर एट द पोल्स, हाँ, देन इक्वेटर। मैंने अभी पीछे बताया जी का वैल्यू पोल्स पे ज़्यादा होता है, कहाँ के वहाँ पे रेडियस कम होता है। ओके, अभी बताया मैंने बच्चों। तो ये सब जहाँ जहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग जी है वो आपको बता दिया मैंने। तो आगे चलते हैं, आसान है ये, ठीक है। तो मास और वेट क्या होता है बच्चों, मास और वेट क्या होता है, जी का वैल्यू याद रखना है, ठीक है, आगे काम आएगा। मास और वेट, आपने सुना होगा कि मेरा वजन 60 किलो है, मेरा वजन 100 किलो है। कोई बोलता है ना मैंने आज नापा मेरा वजन, तो आपका मास उतना है या वेट आपका उतना है, बताइए। मेरा वजन 70 केजी है, तो मेरा मास 70 केजी है कि मेरा वेट 70 केजी है, सोचिए बच्चों, क्या 70 केजी है आपका, तो आपका यहाँ पे वेट 70 केजी है, ठीक है, वेट 70। देखिए आपको आगे कन्फ्यूजन क्लियर होगा कैसे, ये देखिए, मास जो होता है द अमाउंट ऑफ मैटर डेट इन एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन किलोग्राम, देखिए केजी में मेजर किया जाता है, ठीक है। मास ऑफ मास इज सेम एवरीवेयर, अर्थ मून स्पिक, मास जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो हमेशा सेम होता है, ठीक है, याद रखना है, मास हमेशा सेम होता है बच्चों। अगर आप 60 केजी के हैं, 60 केजी के हैं, तो चाहे आप इक्वेटर पे चले जाएं, इक्वेटर पे चले जाएं, मून पे चले जाएं, जुपिटर पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपका मास सेम रहेगा, आपका मास 60 केजी ही रहेगा बच्चों, आपका मास 60 केजी ही रहेगा,
ना इससे बढ़ेगा ना इससे घटेगा, है ना, 60 का 60 ही रहेगा। क्योंकि 60 के जी इसलिए रहेगा क्योंकि वो आपका मैटर, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना उसका मैटर है, वो कभी हटेगा नहीं। आप एक बोरी आलू ले जाइए, आलू, आलू समझ रहे हैं, एक बोरी आलू में कितना आलू अटेगा, सोचिए कितना अटेगा। मान लेते हैं कि 5000 आलू अटा, 5000 आलू अटा, तो अगर मैं उसको चंद्रमा पे ले जाऊँ, चांद पे ले जाऊँ, तो वो बोरी में उतना ही आलू रहेगा, आलू घटेगा बढ़ेगा नहीं। आलू उसमें 5000 ही होगा, अमाउंट ऑफ आलू 5000 होगा। एक बोरी आलू में 5000 यहाँ है आलू, तो मून पे भी 5000 ही आलू होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसका वेट बदल जाएगा। देखिए मास तो सेम है, मास मतलब वही, यहाँ भी 5000 आलू है, वहाँ भी 5000 आलू ही रहेगा, लेकिन मास तो सेम है, मास सेम होता है, लेकिन वेट में डिफरेंस आ जाएगा। वेट में डिफरेंस आ जाएगा, कैसे आ जाएगा चलिए बताता हूँ। वेट जो होता है द फोर्स विच ग्रेविटी पुल्स एन ऑब्जेक्ट, एक तरह से वेट जो है ना वो फोर्स है बच्चों, वेट जो है ना वो फोर्स है, फोर्स विच ग्रेविटी पुल्स एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है ग्रेविटी जो है, ये पेन को यहाँ से छोड़ेंगे तो ग्रेविटी पुल कर रहा है, तो जब ग्रेविटी पुल कर रहा है ना बच्चों, अपने तरफ खींच रहा है, तो ये फोर्स ही वेट होता है। देखिए मेजर इन न्यूटन, इसको तो केजी में मेजर करते हैं, इसको तो केजी में मेजर करते हैं, लेकिन इसको बच्चों न्यूटन में मेजर करते हैं, इसका मतलब फोर्स है ये। फार्मूला होता है mg, जो भी हमने पढ़ाया ना बच्चों, आपको बताया ना, F इक्वल टू ए में होता है ना, वैसे ही F इक्वल टू, जब ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाए, जब ग्रेविटी आ जाए तो ए की जगह पर क्या जी कर देते हैं ना, जी कर देते हैं, तो एम जी कर देंगे अगर ग्रेविटी इन्वॉल्व हो जाए तो, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो F इक्वल टू एम जी आ जाएगा, और यही F वेट होता है बच्चों, वेट W mg के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये सब बस नोटेशन है ना, कैसे ए को जी लिख रहे हैं, कैसे हम F को W लिख रहे हैं, ओके। तो वेट W हो गया, मास हो गया m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो गया, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, योर वेट ऑन मून इज लेस देन अर्थ बट मास रिमेन्स द सेम। मैंने बताया ना बच्चों, मैंने बताया आपको, आलू जो है 5000 आलू एक बोरी में है, तो उसका मास अर्थ पे और मून पे सेम है, लेकिन उसका वेट, अगर एक बोरी आलू 60 kg का है, समझिए अर्थ पे 60 kg का है, तो मून पे 10 kg का हो जाएगा, मून पे 10 kg का हो जाएगा, समझिए आप। यहाँ पे 60 किलो का है तो वहाँ 10 किलो का हो जाएगा। ये डिफरेंस होता है वेट में, क्योंकि वेट बच्चों किस पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ग्रेविटी किस पे डिपेंड करता है, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रेडियस पे डिपेंड करता है। तो रेडियस जितना छोटा हो जाएगा ना, आर जी उतना बड़ा हो जाएगा, उसी तरीक़े से रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो मून का रेडियस कम होता है, इसीलिए जी वहाँ पे बढ़ जाता है, सॉरी जी कम हो जाता है ना, जी कम हो जाता है, तभी तो वेट वहाँ पे कम हो जाता है बच्चों, सॉरी, ठीक है। मतलब ये समझना है कि कैसे वहाँ पे वेट चेंज हो जा रहा है, ओके, कैसे वेट वहाँ पे चेंज हो जा रहा है, ओके। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि जी का वैल्यू हमने पढ़ा है ना, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना बच्चों, इस पे पढ़ा है। तो यहाँ पे मून का मास आ जाएगा, मून का मास भी कम होता है, रेडियस भी कम होता है ना, तो जी का वैल्यू में चेंज तो आएगा ही, ठीक है। ये बस मैं आपको ऐसे ही बता रहा था, ओके। चलिए आगे चलते हैं, इतना कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि आसान है बच्चों, है ना। ध्यान से बस देखिएगा तो सारा समझ में आपको आएगा, बिल्कुल आएगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कह रहा है कि मून पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, कोई ऑब्जेक्ट है मून पे जाएगा तो वेट कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, जैसे कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज लेस देन इट्स वेट ऑन अर्थ। मैंने बताया ना, मून पे जाते ही कम हो जाता है उस, क्योंकि मास मून का कम होता है, रेडियस कम होता है ना। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बिकॉज मून्स ग्रेविटी इज वीकर, हाँ मून्स ग्रेविटी इज वीकर देन अर्थ्स ग्रेविटी, इसी कारण से होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ऑन द मून, मून का मास mm लिखते हैं, इज मच स्मॉलर देन अर्थ का मास, यही मैंने बताया, क्योंकि जी का वैल्यू जो होता है ना, जी कैपिटल M डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। मून का रेडियस RM जो कि स्मॉलर होता है, इसका मास भी कम होता है, रेडियस भी कम होता है, किससे, अर्थ का रेडियस अर्थ का मास से कम होता है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में GM बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे बाई में होगा ऐसे करके GM बाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सिंस बोथ M एंड RM आर स्मॉलर ऑफ मून, द वैल्यू ऑफ G ऑफ मून इज 1/6 ऑफ अर्थ। अगर आप जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मून पे देखेंगे, वो तो कम होगा बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ से, कितना कम होता है,
तो ये हो जाता है 6 टाइम्स ऑफ, क्या बोल रहे हैं, 6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। ओके, अरे समझ में बच्चों आ रहा है कि नहीं? 6 टाइम्स हो जाता है, कैलकुलेट करेंगे ना तो 6 टाइम्स ऑफ GM आता है G के बराबर। ओके, ये आता है बच्चों, कैलकुलेट करेंगे तो। कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे कि हमने बताया G इक्वल टू कैपिटल G, ये देखिए मास ऑफ मून रखिएगा और R ऑफ मून रखिएगा, ठीक है, R ऑफ मून रखिएगा। तो ये जब आप वैल्यूज रखेंगे ना, इसमें आपको G का वैल्यू पता है, मास ऑफ मून निकाल लीजिएगा, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और रेडियस ऑफ मून भी आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है। दोनों का वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगा ना उसमें अगर आप 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा तो वो 9.8 के बराबर आ जाएगा। देखिएगा करके, है ना बच्चों, करके देख सकते हैं आप। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 टन ऑफ अर्थ ग्रेविटी, बिल्कुल सही है, ये याद रखने वाला चीज़ है। मतलब कि अगर आपका वेट अर्थ पे आपका वेट मान लेते हैं 60 किलो था, ठीक है, तो वेट ऑन अर्थ क्या था, m/g था, जो कि 60 किलो है, ठीक है बच्चों। g का वैल्यू मैंने बोला था ना, कहीं कहीं 10 लेना पड़ता है, तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, m का वैल्यू 10 आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए वेट अगर अर्थ पे 60 है, वेट अगर अर्थ पे कितना है, 60 है बच्चों, तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, मैंने बताया ना, वेट ऑन मून कितना हो जाएगा, 1/6 टाइम ऑफ वेट ऑन अर्थ। क्यों होगा? क्योंकि वो जो वेट जो है ना वो होता है mg। देखिए mg इधर भी आ रहा होगा, mg इधर भी आ रहा होगा, तो mm तो कट जाएगा ना, mm कट जाएगा। देखिए ना अब बच्चों, दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे m आएगा मास इंटू g ऑन मून इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ m इंटू जी ऑन अर्थ। आसान है, तो m यहाँ भी कट गया, m यहाँ भी कट गया, है ना बच्चों, तो 1/6 आता है, 1/6 आता है। तो वेट कितना होगा इसका, वेट मुझे दे दिया है 60 है ये, तो 6 से काट देंगे तो कितना, 10 आएगा। तो वेट ऑन मून कितना आ गया, 10 kg बच्चों, 10 kg आ गया, मतलब 10 न्यूटन आ गया, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, 10 न्यूटन आ गया, ठीक है, समझिए 10 न्यूटन आ गया। कोई यहाँ पे 60 न्यूटन का है तो मून पे जाएगा तो 10 न्यूटन का उसका वेट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगा आई थिंक, है ना बच्चों, आसान है यार, समझ सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ हो ना बच्चों, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है ना, खुद से थोड़ा ट्राई कीजिएगा यहाँ पे, है ना। कन्फ्यूजन हो तो कमेंट भी करिए, हम बताएंगे आपको। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कैसे कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे जी मत बताया ना बच्चों, जी ऑन मून अगर कैलकुलेट करना है और जी ऑन अर्थ अगर कैलकुलेट करना है, दोनों में रिलेशन लाना है। जैसे 1/6 का आ रहा है ना, कैसे आएगा वो बच्चों, ऐसे आएगा, जी मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, और यहाँ पे जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे देखेंगे इसको। ओके, और ये सब वैल्यू आपको दिया ही हुआ है, ये सब वैल्यू आपको दिया हुआ है ना बच्चों, इसका वैल्यू इसमें पुट करिएगा दोनों में ना, तो रिलेशन आएगा। रिलेशन क्या आएगा, मास ऑफ ग्रेविटेशन ऑन मून इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ओके, ये आएगा बच्चों, हो सकता है इसी को इसमें पुट कर दीजिए आप दोनों को, तो 1/6 आ जाएगा। रिलेशन कर सकते हैं आप लोग, कैलकुलेशन करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। की पॉइंट्स क्या होता है, देखिए मैंने जो अभी तक बताया ना कुछ चीज़ें, उसमें देख लीजिए की पॉइंट्स क्या होता है इसमें। मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास इज द सेम एवरीवेयर, ठीक है, वेट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन ग्रेविटी, बिल्कुल सही है। रीज़न ऑफ फॉर लोअर वेट ऑन मून, मून पे जाते ही वेट कम क्यों हो जा रहा है, क्योंकि मून का ग्रेविटी वीक होता है, और वीक होता है, क्यों वीक होता है, क्योंकि उसका मास कम है और रेडियस भी कम है, इसीलिए होता है बच्चों। प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं अंतरिक्ष यानों में बैठते हैं, फील्स लाइटर ऑन मून विच अलाउ देम टू जंप हाइयर एंड मूव इजली। अगर कोई यहाँ पे ऐसा करके कूद रहा है, कोई यहाँ पे कूद रहा है तो चोट लगता है, लेकिन मून पे चोट नहीं लगेगा। मून पे कूदेगा तो आप हो सकते हैं कि बहुत देर बाद ऊपर उछले ना, उसके बाद बहुत देर बाद ऐसे धीरे धीरे नीचे गिरे, और यहाँ पे तो डायरेक्ट नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है बच्चों, है ना, मज़ा आता होगा वहाँ पे आप ऐसे सोचे तो वहाँ पे मज़ा आता होगा।
चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा, सवाल तो करना जरूरी है ना बच्चों। तो बोल रहा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट 10 केजी है, तो सिंपल से लिख लेना है मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 10 केजी है, ठीक है। फिर बोल रहा है हमें कि वेट, व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे उसका वेट कितना होगा, सिंपल सी बात है। तो वेट किसी को बोलते हैं, वेट कितना होगा बच्चों बताया, वेट न्यूटन में होता है, mg, न्यूटन में मेजर करते हैं ना बच्चों। तो वेट कितना होगा, मास कितना है, मास दे दिया 10 केजी इंटू जी कितना है बच्चों, जी कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से वेट आ जाएगा आपका 98 न्यूटन, ठीक है बच्चों, वेट इसका 98 न्यूटन आता है। आपने तौलने वाला मशीन देखा होगा ना, जिसपे आप अपना वेट मेजर करते हैं, वहाँ आप मास मेजर नहीं कर रहे हैं, आप वेट मेजर कर रहे हैं, और वो टोटली डिपेंड है इस वैल्यू पे, टोटली डिपेंड है जी के वैल्यू पे, है ना। हम कहीं पे जाते हैं तो 1 किलो चीनी लेते हैं, 1 किलो दाल लेते हैं, चावल लेते हैं 1 केजी, वो जितना वेट मेजर कर रहे हैं ना वो सारा इसी के कारण हो पा रहा है, 9.8 के कारण, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। एक और सवाल कर लेते हैं, चलिए क्या इस सवाल में बोला, एन ऑब्जेक्ट वे उसका दिया है वेट, वे मतलब कि वे मतलब बच्चों वे 10 न्यूटन का दे दिया है, ठीक है। वेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अच्छा सरफेस ऑफ अर्थ पे मेजर किया गया है, सरफेस ऑफ अर्थ पे मेजर किया गया है बच्चों, ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, व्हाट वुड बी द वे ऑन व्हेन इट्स मेजर ऑन द सरफेस ऑफ मून, अच्छा जब इसको मून पे मेजर करेंगे तो इसका वे कितना होगा, ये अर्थ पे है बच्चों, ये अर्थ पे है, तो वेट मून पे कितना होगा बच्चों, हमें पता है बच्चों, दोनों में रिलेशन क्या होता है ये पता है, ग्रेविटेशन ऑन मून जो होता है 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ होता है। तो दोनों में मास से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, m इंटू मास तो दोनों का सेम होगा ना, मास हर जगह सेम होता है, इंटू जी ऑफ m इक्वल टू मास इंटू 1/6 इंटू जी ऑन अर्थ। तो हमने पढ़ा है वेट कितना होता है बच्चों, वेट होता है m इंटू जी, लिख दीजिए यहाँ से। तो ये हो जाएगा क्या, ये क्या हो जाएगा बच्चों, वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 इधर आ जाएगा इंटू m और इसको मिला दीजिए तो वेट ऑन अर्थ आ जाएगा, ठीक है। तो वेट ऑन मून क्या आ जाएगा बच्चों, वेट ऑन मून इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑन अर्थ, कितना दिया है मुझे 10 दिया हुआ, तो वेट ऑन मून यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा बच्चों 10/6, चलिए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 5/3, ओके। तो वेट ऑन मून कितना आ जाएगा, कितना केजी है, कितना न्यूटन है सॉरी तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 6 7 कुछ ऐसा न्यूटन आएगा बच्चों, ठीक है। मून पे जाते ही उसका कितना वेट हो गया, मून पे जाते ही उसका वेट हो गया 1.67, और यहाँ पे 10 था, सोच रहे हैं कितना का डिफरेंस आया, सोच रहे हैं बच्चों, वहाँ पे गए तो 1.67 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे, मतलब कितना हल्का हो गया है वहाँ पे, और अर्थ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, कितना भारी हो गया। सारा खेल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, सारा खेल है जी का खेल है बच्चों, जी का खेल है ना, जी का खेल है बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा, आसान है ये सारी चीज़ें, आप ध्यान से देखें तो ठीक है बच्चों। आप यहाँ तक पहुँचे तो बड़ा वाला हमको, ठीक है। मिलेंगे आगे बच्चों, क्वेश्चंस भी करेंगे, आसानी से होगा, सारा कुछ होगा, टेंशन नहीं लेना, ओके बाय।